अपने पूरे शरीर को स्थिर कीजिए, मन को शांत। आज खुद को आयुर्वेद के अभ्यास के लिए तैयार कीजिए मानसिक रूप से। बिल्कुल स्थिर आपका चित्त, मन, बुद्धि एक जगह स्थिर। लंबा गहरा श्वास लेंगे। सबसे पहले हम 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। तदुपरांत गुरु मंत्र और फिर गायत्री महामंत्र। लंबी गहरी श्वास लेंगे। ओम। 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 ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम्, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। दोनों हथेली को मिलाएं, घर्षण करें। रब योर पाम, पुट ऑन योर फिंग्स। हथेली को चेहरे पर रखें। हथेली के अंदर ही नेत्र को बंद करें, खोलें। धीरे धीरे हाथ को पूरे शरीर पे फेरते हुए फिर से। ओके, सभी को प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस आयुर्वेद के व्याख्यान माला में। सबसे पहले आयुर्वेद को हम स्टार्ट करने से पहले हम आयुर्वेद को जानना बहुत जरूरी है। क्या आयुर्वेद एक्चुअली है क्या? ठीक है, देखो आयुर्वेद जो है, एक मैं एक व्यक्ति किसी से पूछता हूँ, ठीक है, रामनिवास जी, आप क्या समझते हैं आयुर्वेद क्या है? रामनिवास, मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ जी सर, हरिओम। हरिओम जी, हरिओम। हाँ जी। बताइए। आयुर्वेद सर, उतना कुछ खास मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों का जो है ग्रंथ है, सब बहुत ही अनुभव से लिखा हुआ है, सब ग्रंथ है। और कुछ खास मैंने पढ़ा नहीं इसके पहले। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अपना कोई बात, हम आपके घर में ही आयुर्वेद के जानकार हैं। सबसे पहले तो अपनी माता जो होती है ना, वो सबसे बड़ा होता है जब आप हाँ जी सर। बीमार होते हैं, हाँ जी। है ना। घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनको कोई डिग्री नहीं रहती है, लेकिन उनको पता होता है कि सर्दी जुकाम है तो उनको क्या देना हाँ है जी ना। सर। विकास जी, माइक अनम्यूट करके बताइए आप क्या समझते हैं इससे। देखिए, मैं आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ,
जब तक आप मुझसे नहीं जुड़ेंगे और हम आपसे नहीं जुड़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा लेक्चर। तो अब जुड़ाव। समझ में आ गया। हाँ जी, बताइए विकास जी। जी सर। जी सर, एक बार दोबारा बताएं कि सर, थोड़ा मैं आयुर्वेद सुन नहीं जब पाया। शब्द आता है तो आपके मन मस्तिष्क में क्या चीजें निकल के आती हैं, वो मुझे जानना है। सर आयुर्वेद, आयु आयु का ज्ञान, कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं। किताबी लैंग्वेज छोड़ दीजिए, वो तो ठीक है, परिभाषा है, लेकिन आप हम्म। क्या समझते हैं, चीजें क्या मतलब क्या है। आयुर्वेद सामान्यतः एक मतलब विज्ञान है जो अभी जैसे आयुर्विज्ञान, आज की जो मेडिकल जो साइंस है उसको आयुर्विज्ञान बोलते हैं, ऐसे ही आयुर्वेद हमारे इतिहास, मतलब हमारे जो प्राचीन काल में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूरा मानसिक और शारीरिक रूप से वो आयुर्वेद में का प्रयोग किया जाता था, जिसमें दवाइयाँ, औषधियाँ और शल्य चिकित्सा, इन सब का एक समग्र ज्ञान है जो शरीर को स्वस्थ, मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए हमारे ऋषियों ने हमें दिया। ऐसा एक ध्यान बहुत में आता है सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए आप ही के लैंग्वेज को मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगा। एक कोई और, प्रतिका जायसवाल जी आप बताइए। एक नेक्स्ट टाइम राखी जी मौका अभी, जी है ना। सर। आयुर्वेद में मैं अगर ऐसे देखूं तो एक प्राकृतिक उपचार, जैसे कि अगर हमारा पेट दर्द दे रहा है तो हम जैसे कि पुदीने की पत्ती से उस पेट दर्द को ठीक कर सकते हैं। और जैसे कि कुछ भी हो तो मतलब हम घर के जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसके माध्यम से हम अपनी जो रोग है उसको भी ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो आयुर्वेद के माध्यम से हम अपने पूरे जो अभी की अस्त व्यस्त जो जीवन दिनचर्या है हम उसको सुधार सकते हैं। तो आयुर्वेद मतलब प्रकृति से जुड़े हुए चीजों से अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना, ठीक रखना, ये मैं समझती हूँ आयुर्वेद। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं इसी को थोड़ा सा अब सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छा विकास जी भी आपने बताया। अब आप ही के लैंग्वेज में अब आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो आयुर्वेद जो है ये तो सबसे प्राचीन, जैसे एलोपैथी होता है, होम्योपैथी होता है ना, नेचुरोपैथी है, वैसे ही जैसे रेकी है, वैसे ही एक आयुर्वेद है। ये सबसे पुरानी पद्धति है। आयुर्वेद जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है। और कहीं ना कहीं आयुर्वेद हमारे घरों में भी चीजें आप देखते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि काढ़ा बना के पीने लग गए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए औषधि का यूज करने लग गए। ठीक है। आप जब वाग्भट हो या चरक हो या सुश्रुत जी हो, ये इन्होंने क्या किया, औषधियों पे, या फिर जैसे सुश्रुत को भी शल्य चिकित्सा के जनक कहते हैं। चरक का जो था आचार्य, जो चरक हुए हैं, उन्होंने क्या किया, औषधि प्रधान चीजें उन्होंने डेवलप करी थी औषधि पे। वैसे ही वाग्भट जी थे, उन्होंने भी क्या किया, औषधि पे वर्क किया, स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो हम यूं कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो है बहुत ही प्राचीन पुरातन पद्धति है स्वस्थ की संवर्धन के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। और ये क्या है, टोटली प्राकृतिक है ना। तो आयुर्वेद क्या है, एक प्राकृतिक और समग्र स्वास्थ्य की पुरातन भारतीय पद्धति है। इंडिया नहीं है, हमारे इंडिया में ही कल्चर में स्टार्ट हुआ था। तो और आयुर्वेद को जब आप तोड़ते हैं, है ना, तो देखो आयु प्लस वेद, जैसे अभी कोई तो कह रहे थे कि आयु है, तो आयु मतलब क्या और वेद मतलब क्या। वेद मतलब विज्ञान, अभी राम निवास जी भी शायद कहे थे विज्ञान है, साइंस है, बिल्कुल सही है। तो आयु, आयु मतलब जीवन। ठीक है, जीवन जीने का जो विज्ञान को जान लेता है, उस पद्धति को हम जब जानने लग जाते हैं तो वही आयुर्वेद कहलाता है। समझ रहे हैं। तो जीवन जीने का विज्ञान, ठीक है, उसी को आयुर्वेद, इसको शाब्दिक रूप में कहें तो। और दो चीजों से मिलके बना है आयु और वेद। ठीक है, वेद का मतलब विज्ञान, आयु का मतलब जीवन। ठीक है, तो दो शब्दों से। तो और ये
आयुर्वेद जो है, जैसे कि हम वेद की बात करें तो यहाँ पे ना एक चीज से मेरे माइंड में आ रहा है, कौन से वेद से लिया गया है? कोई बता सकता है यहाँ पे? अर्थववेद। यजुर्वेद अथर्ववेद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि चलो आपको थोड़ी बहुत आयुर्वेद का नॉलेज है। यहाँ पे कितने लोगों ने मेरे पहले लेक्चर को लिया है पिछले वाले बैच में? आयुर्वेद का हमने लेक्चर लिया है सर। आज आप हरिओम सर, आज सर हरिओम आप जी। बड़े एक्साइटमेंट में हैं। आपकी वॉइस से लग रहा है कि ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ, मुझे मजा आता है इस चीजों को पढ़ने में। हाँ जी सर, वो आपकी वॉइस और आपकी एक्टिविटी से लग रहा है कि आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो जो पढ़ो उसको अपना बना लो, ठीक है, यही होता है। और ये कला आपके अंदर भी आनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट को पढ़ो आप उसको अपना बना लो, फिर मजा है तब पढ़ने का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमसे जुड़ जाएं और हम आपसे जुड़ने का प्रयास करें, और जब संयोग होता है ना तो फिर जाके चमत्कार होता है, समझ रहे हैं? तो फिर मजा आएगा पढ़ने में। जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो हम आयुर्वेद पे बात कर रहे थे, तो हाँ जी। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हाँ जी। एक बार आज आपकी पहली क्लास है तो सर आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता तो सर थोड़ा आपसे और जुड़ ठीक आपके है, बारे में थोड़ा जानना। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ अपने बारे में। ये भी अच्छा प्रश्न है वैसे तो, मुझे लगा यहाँ सब जानते होंगे मुझे। मैं कुंदन कुमार, ऐसे नाम तो जब मैं जानते दिल्ली होंगे में सर, था मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। ठीक है, मैं बता देता हूँ ब्रीफ में। ठीक है, ऐसे योग के क्षेत्र में आने के बाद मेरा नाम कन्वर्ट योगाचार्य कुंदन हो गया है। एक गुरुजी ने मेरा नामांकन कर दिया योगाचार्य, तो सब जगह मेरा नाम अब योगाचार्य कुंदन ही है। ठीक है, मैं वैसे तो बेसिकली योग के क्षेत्र में बाद में कदम रखा, आई एम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ठीक है, जो हमारी, मैं इंजीनियरिंग से थोड़ा शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने करी थी महाराष्ट्र से, इसके बाद जॉब करी 1 साल, इसके बाद मैं योग की तरफ आ गया 2015 में, 2015 में। उस समय से मैं सीख रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ उसके कुछ समय के बाद से ही। ठीक है, और योग की तरफ मेरा बहुत ज्यादा बचपन में था, बट उसके बाद नहीं था, बीच में गैप हो गया, बट वापस से योग के क्षेत्र में आ गया हूँ। इसके बाद एमएससी योगा करा। ठीक है, मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, इसके बाद उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय से वहां से करी है। तो वहां से पढ़ाई करने के बाद कुछ समय मैं ऋषिकेश में बिताया, फिर दिल्ली में 4 साल बिताया, फिर कुछ समय सूरत में भी रहा मैं। 1 साल मैं नैनीताल में रहा, ऋषिकेश नैनीताल में। और इसके बाद मैं अभी एम्स रायपुर में एज ए योगा थेरेपिस्ट हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं। CCRN एक बॉडी है, उसके साथ भी और एम्स के साथ भी कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट। तो और MDY से मैं करीब, जब से स्टार्ट हुआ MDY तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ MDY से, और उस टाइम पे मैंने भी पढ़ा था और उस टाइम से पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। तो ये मेरा पैशन है योगा, और मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं योग करता हूँ। ये थोड़ा सा ब्रीफ है, और कभी और जानना हो विकास जी तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर लेना मेरे बारे में। ये बहुत ब्रीफ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो और भी कुछ जानना हो किसी को भी तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा। अभी हम विषय पे आते हैं, आयुर्वेद के विषय पे। तो आयुर्वेद को हम जान रहे थे, उसके शाब्दिक अर्थ को जाना कि आयु प्लस वेद है, और बहुत ही प्राचीन पद्धति है। हम कहीं ना कहीं घर से, बचपन से ही जुड़े हुए हैं आयुर्वेद से। घर में आप कुछ भी आप वर्क करते हैं तो आपकी माँ हो या फिर दादा दादी जो भी हो, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि क्या देना है, किस समय क्या देना है, उनकी प्रकृति पता होती है। और हम जब आयुर्वेद की बात करें तो हम प्रकृति को भी जानेंगे कि आपकी प्रकृति क्या है, किस तरह से, है ना। उसके विषय हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही एक अच्छा स्लाइड बनाया हुआ है आयुर्वेद का। जो चीज हम पढ़ेंगे, मेरा एक क्या है कि जब आप किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं
तो उसकी भूमिका बांधना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। देखो, जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में आप पहले जान लो कि हमें क्या पढ़ना है। जब आप कोई बुक उठाते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है कि हमें पूरे सिलेबस में आयुर्वेद में क्या पढ़ना है। हमें पता ही नहीं होता है कई बार कि हम क्या पढ़ रहे होते हैं, क्या पूछा जाएगा, कुछ नहीं पता होता, और हम पढ़ते रहते हैं, और टाइम वेस्ट भी होता है और समझ में भी नहीं आता लास्ट के लेक्चर में भी कि भाई हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है, आपने बुक को भी देखा है, आपके सबसे पहले बुक के पहले क्या होता है, टॉपिक्स लिखे रहते हैं कि ये टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, ठीक है राधिका जी। तो पहले हम आपको आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड बनाया है, थोड़ी सी मेहनत करिए इस बार। स्क्रीन शो होगा तो बता दीजिएगा। शो हो रहा है। हो रहा है ना? ठीक है, तो हम परिचय को जानते हैं। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सबसे पहले हम आयुर्वेद के विषय में जानेंगे, उसका परिचय जानेंगे कि अर्थ होता है आयु प्लस वेद। आज का जो लेक्चर होगा ना, जैसे आज आपको इसमें से एटलीस्ट कम से कम 50% जो है क्वेश्चन आपको बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत डीप क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। 80% जो होता है ना, देखो एग्जाम के पैटर्न क्या होता है कि 50% जो है इजी रहते हैं, फिर जाके 30% जो होता है मॉडरेट रहता है, और 20% थोड़ा सा उससे टफ रहता है। तो आज का लेक्चर बहुत इजी है, इसमें से 50% तो मेरा जहां तक मानना है कि पूछे ही जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूं आपको एटलीस्ट इसकी पृष्ठभूमि को समझाने का। आयुर्वेद का जो अर्थ है वो आयु प्लस वेद से बना हुआ है। आयु का मतलब होता है जीवन, और वेद का मतलब होता है विज्ञान। मतलब जीवन का जो विज्ञान है, अगर आप उसको जान लेते हैं, यही आयुर्वेद कहलाता है। बहुत ही, देखो आयुर्वेद के कई सारे ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुए वो हुए आचार्य चरक। ठीक है, जिन्होंने चरक संहिता की रचना करी है, और ये संहिता किस पे आधारित है? औषधि प्रधान है ये। इसके बाद आता है आचार्य सुश्रुत। इनकी जो रचना रही है वो सुश्रुत संहिता रही है, संहिता, और इनको शल्य चिकित्सा के जनक कहा जाता है। सर्जरी, आपको पता होना चाहिए कि हम आयुर्वेद में सर्जरी भी किया जाता है। मैं यहाँ पे हूँ, हमारे जो सीनियर हैं आयुर्वेद के जो हैं, उनको भी देखा है कि वो जैसे क्षार सूत्र करते हैं, खासकर जो जिनको फीचर रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है आयुर्वेद में ये सब शल्य करना। तो कई सारे विधि हैं, ठीक है, वो हम आगे चर्चा करेंगे इस पे। इसके बाद बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुए हैं वो है आचार्य बागभट्ट जी। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड में मिसप्रिंट हो सकता है, थोड़ा सा आप समझना इसको। बागभट्ट जी ये इसीलिए भी ज्यादा प्रचलित हुए क्योंकि इनके जो लैंग्वेज है बहुत ही आसान लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था। कौन कौन सी रचना है इनकी? अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम, और ये भी औषधि प्रधान था। औषधि प्रधान ये इनकी रचना थी। और आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद हम मानते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछ देता है, यहीं से आपको एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि सुश्रुत के, बागभट्ट के, अचरक के, उनके कौन सी रचना रही है, उनकी उनकी रचना किस पे बेस्ड था, है ना। और आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है उद्देश्य। उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। ये मैंने अच्छे से बनाया था लेकिन बड़ा अजीब सा शो हो रहा है ना। पहला जो उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा जो उद्देश्य है वो है व्यक्ति की रोग को मुक्त करना। ये दो उद्देश्य आयुर्वेद के हैं। और इसके जो देवता कहे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी की पूजा होती है, आपको पता होना चाहिए
ये खासकर जब दीपावली के वक्त में होता है। मैं 1 मिनट में PDF शो करता हूँ, लोग वेट कीजिएगा। शायद इसमें अच्छे से शो हो। हाँ, ये ठीक है। तो उद्देश्य को हमने जाना कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी व्यक्ति को रोग मुक्त करना, और आयुर्वेद के जो देवता हैं वो धन्वंतरी। एक और बात इंपॉर्टेंट, जब भी हम लोग लेक्चर लें तो एक नोटबुक और पेन लेके ही बैठेंगे। आपको शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है, टाइम सेव करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अभी बनाएं फिर इसको फेयर करें, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आप गैप करके लिखते जाना, ताकि कोई भी मेन पॉइंट्स हो तो बाद में हम उसको उसके नीचे लिख सकें। ये तरीका होता है। तो आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। चरक के अनुसार, देखो चरक ने क्या कहा है ना, उन्होंने कहा है इसके आयुर्वेद के बारे में कि हिता हितम सुखम, है ना। ये इसमें मेंशन नहीं है, आप लोग लिख लेना कि हिता हितम सुखम दुख मायुतस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद स उच्यते। ठीक है, आप इसको सर्च करेंगे ना चरक के अनुसार आयुर्वेद की परिभाषा को, तो आपको मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप बता देना, मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा इसको। और इसका अर्थ होता है, आप जब चरक संहिता को देखेंगे तो उसके जो रेफरेंस है 1/41, है ना, पहले अध्याय का 41वां सूत्र में ये चीजें उन्होंने कही है चरक जी ने। और इसका मतलब ही होता है कि आयु, है ना, हित में अहित में, सुख में दुख में, ये 4 प्रकार के आयु बताए गए हैं। इसको हम आगे देखेंगे। चरक ने 4 प्रकार के आयु बताया है। कौन कौन से बताया? पहला बताया हित आयु, लिख लेना, हित आयु। दूसरा बताया अहित आयु, ठीक है। इसके बाद बताया उन्होंने सुख आयु और दुख आयु। ये 4 प्रकार के उन्होंने आयु बताया है, ठीक है। और आयु का जो मान है, मतलब प्रमाण हो या अप्रमाण, और आयु का जो स्वरूप है, उन्होंने इसको आयुर्वेद कहा है महर्षि चरक ने, ठीक है। तो आयु का डिस्कस हम आगे भी है, उसको हम करेंगे। इसके बाद सुश्रुत जी ने कहा है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, कि सम दोष समाग्निश्च सम धातु मला क्रिया पर्शनात् मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति भी धीयते। ये स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है। तो महर्षि सुश्रुत ने कहा है कि जिसके दोष समान हो। दोष मतलब क्या? वात, पित्त और कफ। तो दोष जिसका बैलेंस हो, समा अग्निश्च, जिसकी अग्नियां क्या है? समान है, अग्नि भी बैलेंस हो। सम धातु मल क्रिया, धातु जो हम पढ़ेंगे आगे सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, जिसके धातु भी बैलेंस्ड है। और मल क्रिया, मल भी बैलेंस। मल क्या होता है? स्वेद, पुरीश, कई प्रकार के मल होते हैं। आप नख, जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसको हम मल कहते हैं। तो स्वेद, मूत्र और पुरीश, पुरीश मतलब होता है स्टूल, वो मल होता है। वो सारे बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इतना ही नहीं बताया, उन्होंने कहा कि जिसकी इंद्रियां, देखो इसको जब हम अन्वय करेंगे तो प्रसन्नात्म इंद्रिय मना, मतलब जिसकी इंद्रियां, मन और आत्मा, ये 3 चीज प्रसन्न होनी चाहिए। स्वस्थ इति भी धीयते, उसको हम स्वस्थ समझते हैं, ठीक है। WHO के अनुसार भी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना। जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअली ऐड हो गया है, पहले नहीं था, अब ऐड कर दिया गया है, ये
क्राइटेरिया बताया है WHO ने। 1994 में उन्होंने दिया कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है, जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो, इंटेलिजेंस है ना, बुद्धि से, और स्पिरिचुअली वेल बीइंग होनी चाहिए, वो स्वस्थ की कैटेगरीज में आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने डिफिनेशन देखा। इसके बाद आयुर्वेद को 8 भागों में बांटा है, जिसको हम अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, पहला होता है काय चिकित्सा, जिसको हम अग्नि चिकित्सा से भी जानते हैं। दूसरा होता है बाल रोग चिकित्सा, जिसमें आता है गर्भावस्था, जो प्रेग्नेंट रहते हैं ना वुमेन, उनसे रिलेटेड, या फिर शिशु संबंधित है ना, बच्चों से रिलेटेड। भूत विद्या, भूत विद्या मतलब यहाँ मानसिक रोग से है। कई सारे आपने मूवीज में भी देखा होगा है ना, कि सर पे भूत सवार हो जाता है और वो अजीब तरह से हरकतें करने लग जाता है। एक्चुअली वो मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो वो मानसिक, उस टाइम पे भी आयुर्वेद में भी क्या करते, झाड़ फूक करते थे है ना, इस तरह से कुछ ना कुछ औषधि सुंघाते थे। तो उसके अंतर्गत ये आता है कि भूत विद्या, मानसिक रोग। शल्य चिकित्सा, सर्जरी जिसको कहते हैं, शालक्य तंत्र, ENT केयर इसमें है। शालक्य तंत्र में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ENT में क्या क्या हो गया, ईयर, नोज एंड थ्रोट। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसकी जो क्योर करते हैं वो शालक्य तंत्र में आता है। अगध तंत्र, विष चिकित्सा, अब जैसे किसी को सर्प या बिच्छू काट ले, उस टाइम पे जो चिकित्सा हम करते हैं वो अगध तंत्र कहलाता है। 7 है रसायन। कोई कुछ कह रहा है, ईयर नोज और क्या बोले सर, एक फॉर थ्रोट, थ्रोट शॉर्ट। इसके बाद आता है रसायन तंत्र। रसायन तंत्र में 7 धातुओं की चिकित्सा की जाती है, धातुओं की चिकित्सा है ना, 7। और ये देखो, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि विष चिकित्सा में ना 3 चीजें होती हैं। विष जो होता है, देखो, एक तो होता है कि ये भी नोट कर लेना, इसमें नहीं लिखा है मैंने, अस्थावर विष। इसके बाद दूसरा आता है जांगम विष। और कहाँ कहाँ से आप देखो, विष से भी चिकित्सा की जाती है ना। कई बार तो कुछ तो ऐसे भी हमने सुना है कि कोई सर्प के विष से चिकित्सा करी जाती है, उसके जो डंक होते हैं। सर ठीक है। कोबरा के जहर से क्या कैंसर का इलाज होता है ना? एनेस्थीसिया जो होता है वो एक जहर ही तो होता है। और कैंसर हाँ। का इलाज भी शायद कोबरा के जहर से ही होता है। कई सारे विष जो हैं वो होते हैं। और थर्ड है संयोजक, संयोजक विष, ये भी लिख लेना, संयोजक विष होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या, अस्थावर विष में क्या होता है, पेड़ पौधे से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। एक, मैं अभी नैनीताल गया था, मैं वहां पे था कुछ समय, तो वहां एक, जो लोग उत्तराखंड से होंगे उनको पता होगा, एक बिच्छू का पेड़ होता है, जैसे कि डंक मारते हैं, उसमें कहा जाता है जिनको बैकेट के प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, उससे झाड़ दो उससे, तो बिच्छू के पेड़ का शरीर सर पूरा उसको झुनझुना टच जाता करके बिच्छू जैसा डर गढ़वाल लगता में है। होता है सर, गढ़वाल एरिया में, पहाड़ों में। है। गढ़वाल साइड में होता है वो, बिच्छू प्लांट कहते हैं, बिच्छू का पौधा कहते कुमायूं साइड भी होता है। ठीक है, नैनीताल साइड भी बहुत होता है वो। तो ऐसे ही हम लोग एक बार जंगल में ट्रैक करने जा रहे थे, तो मुझे आइडिया था नहीं, फिर पता चला कि ये तो वहां के लोकल से पता करी कि ये क्या है, ये तो डंक ऐसे बिच्छू के जैसा है। तो उन्होंने बताया सर कि उसका सर ये इलाज ये भी होता है, जैसे किसी को पित्त उछल जाते हैं सर्दी और गर्मी के, उससे शांत हो जाते हैं। जैसे उसे किसी को लगा दो तो उसके पित्त जो है वो शांत हो जाते हैं। हैं। और वो तो जो ऐसे डंक कैसा होगा, उसको मिट्टी लगाने के बाद ही वो शांत होता है, नहीं तो उसमें लगती रहती है। बिल्कुल ठीक है। इसका जांगम आता है जो जीव जंतु के अंतर्गत। आपको पता है हमारे बॉडी में भी विष है। ठीक है, आप किसी को देखो, जैसे कि दांत भी काट लेते हैं बच्चे लोग, जैसे कि दांत काटते हैं, थोड़े समय के लिए विष भी चढ़ सकता है, आता है। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कि हल्दी खाओ, है ना। आप देखोगे अगर हल्दी आप छोड़ दो ना खाना, तो आपकी बॉडी में भी विष की मात्रा बढ़ने लग जाएगी।
जैसे कोई बिच्छू या कोई डंक मारता है तो कहते हैं ना कि हल्दी लगा लो उससे, ठीक है। तो हमारे अपने शरीर के अंदर भी विष है, उसको शांत करने के लिए हम कई बार हल्दी का प्रयोग तो इसीलिए तो करते हैं। और भी रीजन है, ऐसा नहीं कि उसकी वजह से ही करते हैं, और भी कई वजह है। इसके बाद संयोजन विष होता है जिसमें औषधियों में रह पाई जाती है। तो ये 3 प्रकार की जो है विष से चिकित्सा करी जाती है। इसके बाद वही 7 धातुओं की चिकित्सा रसायन तंत्र में आता है, और वाजीकरण तंत्र शुक्र संबंधी चिकित्सा, है ना। आप जैसे कि कोई भी जैसे नपुंसक हो गया या शुक्र से किसी का वीर्य जो है वीर्य नहीं आ रहा या फिर कम आ रहा है, कई सारे चीज सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो वो कहा जाता है शुक्र संबंधी चिकित्सा। वाजीकरण या फिर वाजी तंत्र भी कहते हैं, वाजी तंत्र, वाजी, ठीक है। तो ये हमने अष्टांग आयुर्वेद को समझा। इसके बाद फिर पंच महाभूत, और अब क्या है, संबंध की बात कह रही है कि पंच महाभूत और आयुर्वेद के बीच संबंध क्या है, ठीक है। तो वो हम जानेंगे। तो आकाश, पहले तो 5 महाभूत आप समझो कि कौन कौन सा होता है, आप सबको यहाँ पता होगा कि क्या क्या होता है। तो आकाश, सबसे पहले आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 जो है पंच महाभूत हैं, ठीक है। और ये हमारे शरीर में भी है और बाहर तो है ही, लेकिन उस महाभूत में आपको पता होना चाहिए कि आकाश पंच महाभूत में भी ये चारों जो है वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारे ही विद्यमान होते हैं। सारे ही पंच महाभूत में सारे ही चीज विद्यमान होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रधानता किसकी ज्यादा है ना, डोमिनेंट कौन सा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आकाश महाभूत में जिसकी प्रधानता है वो है आकाशीय द्रव्य, ठीक है। वायु में वायवीय द्रव्य, अग्नि में तेजस द्रव्य, जल में आपे, आपे मतलब जल होता है, इसका सिनोनिम्स है ये, पृथ्वी में पार्थिव द्रव्य, ठीक है। तो ये हमने पंच महाभूत और उसके जो द्रव्य हैं उसकी कोरिलेशन को समझा। ये पंच महाभूत के गुण को समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो गुण हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य जो गुण है पंच महाभूत के वो है आकाश के लिए शब्द, ये टंग पे होना चाहिए, आपके याद होना चाहिए। अग्नि का नहीं, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध, ये गुण होते हैं। इसके अलावा भी गुण हैं आकाश के, क्या, मुलायम, सूक्ष्म, समतल, ठीक है, हल्का, ये एक्स्ट्रा गुण है आकाश के। कौन कौन से बताया मैंने, मुलायम, दूसरा होता है हल्का, ये सब भी आपको याद रखना। इसके बाद सूक्ष्म, इसके बाद समतल, ये गुण है आकाश के। और फिर आता है शब्द। वैसे ही वायु का भी और भी है, जैसे हल्का है, शीतल है, रुक्ष है, खुरदुरा है ना, स्पर्श है, तो ये चीजें वायु के हैं। वैसे ही रूप का है और भी गुण, वो हम देखेंगे बाद में, फिर से देखेंगे, डोंट वरी। तो जैसे ही हम पंच महाभूत पढ़ते हैं और उनकी दर्शन में और उनकी ये तन्मात्राएं होती हैं, तो जो आपने और ये बताया इनसे भी डीप, तो ये तन्मात्राओं की भी तन्मात्रा है मतलब कुछ। हाँ हाँ हाँ, सही पकड़े आप, वही है, ठीक है। तो आकाश के जो गुण अभी हम समझ रहे हैं कि उसके गुण क्या है, तो याद रखना है, ये तो मुख्य गुण है, ये तो एकदम 100% आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा भी और भी गुण है, ठीक है, तो वो मैं फिर से आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है त्रिदोष सिद्धांत, ठीक है। त्रिदोष सिद्धांत में हम समझेंगे त्रिदोष कौन कौन से हैं, वात, पित्त और कफ, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे। इसके जो 3 आहार स्तंभ हैं, इसको एक्चुअली ये उपस्तंभ कहे जाते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इसका डिटेल हम आगे देखेंगे। इसके बाद वात, पित्त, कफ, इसका जो स्थान है इसको ये पता होनी चाहिए। वैसे तो वात पूरे शरीर में है, ठीक है, जब पूरे शरीर में ही वात है,
लेकिन मुख्य स्थान कहाँ है? वो है नाभि के नीचे, बोन्स में, अस्थि में। ठीक है, यहाँ पे आपको वात पाया जाता है। और भी स्थान है, ठीक है, वात के। इसके बाद आता है पित्त। पित्त का स्थान कहाँ है? पेट का, है ना, चेस्ट का भाग, और पसीना जो निकलता है ना, उसमें पित्त पाया जाता है। कफ, कफ पाया जाता है गर्दन के ऊपर के हिस्से पे, कफ पाया जाता है। वैसे मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, वात पूरे शरीर में ही है, पित्त भी है, पेट में भी पित्त है, और कहीं ना कहीं चेस्ट के भाग पे है, पसीना में है, ये मुख्य स्थान है। कफ जो है, कफ भी पेट में पाया जाता है, आपको मैं बताऊं। ठीक है, लेकिन मुख्य स्थान गर्दन से ऊपर। इसके बाद आता है दोष। ये चीजें तो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। वात से कितने प्रकार के रोग होते हैं? 80 प्रकार के। पित्त से 40, कफ से कितना? 20। ठीक है, इतने प्रकार के रोग। इसलिए कहते हैं ना कि देखो, जिसका कफ प्रवृत्ति के होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं एज कंपेयर टू पित्त और वात। ठीक है, वात वाले बहुत प्रकार के रोग से ग्रसित रहते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। कफ वाले थोड़े से सुस्त रहते हैं, लेकिन उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, कम रोग होते हैं उनको, हेल्दी ज्यादा रहते हैं। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपकी प्रकृति कौन है, सबको बताऊंगा। त्रिदोष और पंच महाभूत का संबंध हम समझेंगे। देखो क्या कह रहा है कि त्रिदोष में कौन कौन सा? फिर से वात। वात किससे मिलके बना हुआ है? आकाश और वायु से। इस इमेज को समझना, आकाश है जिसको हम एथर भी कहते हैं, है ना, किससे मिलके बना हुआ है? आकाश और वायु। किससे? वात जो मिलके बना हुआ है किससे? ईथर और एयर से, इस दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आता है पित्त। पित्त किससे मिलके बना हुआ है? फायर, अग्नि से और वाटर से। और कफ, कफ किससे? वाटर और अर्थ से मिलकर आपको कफ का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है। वात के बारे में बताया हुआ है कि वात का थोड़ा सा परिचय है कि वा गति गंधनेय, है ना, इसका मतलब होता है जो गति करे, है ना, मूवमेंट होना चाहिए, उसी को हम वात कहते हैं। और वात के बिना, देखो इसका मतलब जो है ना, वात के बिना दोनों दोष, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये होता है ना, ये सब चीज आप लोग थोड़ा सा ज्यादा माइंड मत करना। दोष, ये दोनों ही पंगु हैं। क्यों? क्यों कह रहा है कि ये पंगु है? क्योंकि ये जो कैरी कर, चाहे पित्त हो या तो कफ हो, दोनों को कैरी करने का काम कौन करता है? वात करता है। अगर वात ही नहीं रहेगा ना, मूवमेंट ही नहीं होगा, तो उस दोनों को अपने स्थान से दूसरे स्थान ले ही नहीं जा सकता है। तो वात के वजह से ही दोनों का अस्तित्व है। माइक म्यूट कर दीजिए। वात के वजह से ही पित्त और कफ का अस्तित्व है। वात के बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। दैट्स वाई इसको हम पंगु कह रहे हैं। वात के बिना दोनों दोष क्या है? पंगु कह रहे हैं। नर्वस सिस्टम की सभी क्रियाओं का नियंत्रण वात ही करता है। ठीक है, वात की वजह से ही नर्वस सिस्टम वर्क करता है। और ये योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके जो गुण होता है वो योग वाहिता का गुण है। योग वाहिता हम क्यों कहते हैं? क्योंकि योग वाहिता का मतलब होता है कि जो कोई भी दोष का जो संयोग होता है ना, वात और पित्त का जैसे संयोग हो गया, ठीक है, उसके गुण को धारण करना। अब जैसे वात है, ठीक है, और पित्त है, दोनों जब दोष मिलता है तो क्या होगा? पित्त के जो गुण है वो वात में आ जाता है, जैसे कि उष्णता, दाह, है ना, जलन, ये चीजें आ जाती है इसमें। इसलिए इसको योग वाहिता कहते हैं। जब वात पित्त के साथ मिलता है, समझना बात को, अपनी इंद्रियों को खोल के रखना। क्यों कह रहे हैं योग वाहिता? योग वाहिता का अर्थ क्या है? जब वात कफ के साथ मिलता है तो उसमें क्या हो जाता है?
स्नेहन आ जाता है, क्लेदन आ जाता है, थोड़ा सा गीला आ जाता है, चिपचिपापन आ जाता है, शीतलता आ जाता है। प्रकृति क्या हो गई मिलने से, उसका प्रकृति बदल गया, इसीलिए हम इसको योगवाहिता कहते हैं। और वात के प्रकार हैं, ये चीजें ऑलरेडी आपको मैंने पिछले भी लेक्चर में जब ग्रंथ संहिता पढ़े थे तो उसमें भी बताया था। यहाँ भी आप समझ लीजिए वात के प्रकार प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान। और इसके स्थान को भी जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक मैंने ट्रिक आपको बताया था, उपसा, है ना, उ से उदान मतलब ऊपर की तरफ, इसके बाद प्राण उससे नीचे मतलब चेस्ट के पास, समान पेट चेस्ट के नीचे पेट के पास, ठीक है, स से समान। और आकार इसमें आता है, देखो उपसा आ गया मतलब अपान, अपान कमर से नीचे, और क्या बच गया, व्यान पूरे शरीर में। क्लियर? तो याद रखना, ये मेरा ट्रिक है, आप सबका अपना अपना ट्रिक हो सकता है। वात के गुण रूखापन होता है, शीतलता होता है, लघु, सूक्ष्म, चंचलता, चिपचिपाहट, है ना। इसको हम विशद भी कहते हैं। ये वर्ड आपको जब आयुर्वेद पढ़ेंगे तो कई बार मिलेगा, विशद। विशद मतलब अचिपचिपाहट, चिपचिपा से रहित, और खुरदुरापन, ड्राइनेस। अभी जैसे हो रहा है ना, अभी हवाएं चल रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, इस तरह इस ना बॉडी में खुरदुरापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाता है, या इसको ये समझेंगे खुरदुरापन। इसके बाद इसका जो मूल स्थान इम्पोर्टेंट है, इसको पता होना चाहिए। वात का जो मूल स्थान है वो होता है ड्यूडेनम, पकवास है जिसको कहते हैं। तो एकदम रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है कि वात का मूल स्थान कहाँ है, तो ड्यूडेनम। वात के प्रकोप, और हम आगे देखेंगे ये किस वजह से प्रकोपित होता है हमारे शरीर में वात, इसके लक्षण क्या है, वात प्रकोपित होने के लक्षण क्या है, और प्रकोपित हो गया तो उसको हम उपचार क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद पित्त के बारे में जानेंगे। देखो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, आधा चीजें क्लियर है, इसमें जो जो चीज बच जाएंगे ना वो मैं लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पर पित्त के बारे में जानेंगे। पित्त क्या होता है, तप्ति इति पीतम, है ना, जो दाह उत्पन्न करे शरीर में, है ना, पित्त उत्पन्न करे, उसी को हम कहते हैं पित्त। पित्त जो क्या करता है, एंजाइम और हार्मोन का नियमन करता है। एंजाइम और हार्मोन का नियमन करने का काम कौन करता है, पित्त करता है। पित्त के जो गुण हैं, चिकनाई, गर्मी, तरल, अम्लीय, करवाहट, पाचन और गर्मी पैदा करने वाला होता है। और ये क्या करता है, कच्चे मांस जैसे बदबू भी देता है पित्त, समझे। और ये इंपोर्टेंट, ये सब चीजें बहुत इंपोर्टेंट है, ये बेसिक है, सब याद होनी चाहिए आपको। पित्त जो है पक्व अवस्था में उसका स्वाद कैसा हो जाता है, तिक्त, और कलर येलोइश हो जाता है। और अपक्व, जब पित्त नहीं पके, जैसे हम कोई खाना खाते हैं, डाइजेशन नहीं हुआ, पित्त बन गया, उसको हम कहते हैं अपक्व अवस्था में है वो। तो अपक्व दशा में पित्त का क्या होता है, खट्टा, खट्टे ठिकारे आती है ना, खाना खाने के बाद खट्टी ठिकारे आती है, तो स्वाद कैसा हो गया, खट्टा, और कलर इसका नीला होता है। कभी आपने कुंजल किया है, कुंजल क्रिया, जब खाना अच्छे से नहीं डाइजेस्ट हो और उसके बाद आप कुंजल क्रिया करना, देखना उसमें ये नीले नीले कलर का जो है अंदर से निकलता है म्यूकस, उसका कलर थोड़ा सा ये नीलापन रहेगा, है ना। तो ये अपक्व दशा। पित्त के प्रकार कौन कौन सा है, जैसे वात के प्रकार थे वैसे ही पित्त के प्रकार हैं, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। इसके भी स्थान को हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पित्त के प्रकोपित होने के कारण को समझेंगे कि किस वजह से प्रकोपित होता है, इसके लक्षण क्या है, और इसका उपचार क्या है, जब प्रकोपित हो जाए तो क्या करना चाहिए। इसके बाद कफ सेम केन जलेन फलती निष्पते इति कफ।
है ना। और जो सबका जो भी प्रकार हम देखे ना, उसका सबका हम स्थान भी जानेंगे पढ़ी। ठीक है, इसका मतलब होता है जो जल से उत्पन्न हो, है ना, केन जलेन फलति निस्पते इति कफा, मतलब जो जल से उत्पन्न हो, है ना, कफ जो बनता है ना, म्यूकस जो हमारे शरीर में बनता है वो जल से ही निर्मित होता है। इसीलिए कह रहा है कि जो जल से उत्पन्न हो उसे हम कफ कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है श्लेष्मा। रेशमा नहीं, कोई रेशमा मत समझ लेना, श्लेष्मा। ठीक है, कफ शरीर का और ये क्या करता है? कफ जो है शरीर का पोषण का काम करता है, संधियों को आपस में मिलाने का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत खुशनसीब होते हैं जो कफ प्रवृत्ति वाले होते हैं। ठीक है, संधियों को आपस में मिलाने का कार्य करता है, ये जोड़ने का काम करता है। और इसके प्रकार कौन कौन से हैं? क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। इसके भी स्थान को हम समझेंगे। इसका गुण, ये भारी होता है, ठंडा होगा, चिकनाहट रहेगी, मीठा रहेगा थोड़ा पर, और स्थिर, चिपचिपा। कफ के प्रकोपित होने के कारण को हम कल समझेंगे। लक्षण और इसके उपचार क्या है। कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं, ऑलरेडी इससे पहले मेंशन किया हुआ था। प्रकृति को पहचाने, ये हम बाद में समझेंगे इसको कि कौन कौन से प्रकृति किस किस है ना। ये 13 प्रकार, एक जो है क्राइटेरिया दे दिया है, 13 लक्षण बताए गए हैं, मापदंड है। ये कहाँ चला गया? ये मापदंड है, और उससे हम देखेंगे कौन किसकी क्या प्रकृति है ना। जैसे एक एग्जाम्पल कि शरीर का जिसका परिमाण पतला हो, छोटा और दुर्बल हो, तो कहते हैं कि वात प्रकृति का है। मध्यम आकार का है, पित्त है। जो लंबा, बलिष्ठ और हेल्दी, मोटा ताजा हो, कहते हैं कि वो कफ प्रकृति का है। इस तरह से 13 क्राइटेरिया बताया गया है, और उससे हम समझेंगे कि हम किस प्रकृति के हैं। दो भी हो सकता है, देखो, या तो वात हो, पित्त हो, कफ हो, या आप द्विज प्रकृति के भी हो सकते हैं। वात और पित्त, पित्त और कफ, और वात और कफ, है ना। और एक होता है सन्नत प्रकृति, मतलब समान, तीनों ही बराबर होता है, वो बहुत दुर्लभ होता है। ये 3 उपस्तंभ आयुर्वेद में बताया गया है। पहला तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये हेल्थ के लिए आपकी आहार कैसी होनी चाहिए, इसमें भी आहार की चर्चा है। निद्रा, आप जब सोते हैं, आप देखो एक रात ना सो, देखो अगले दिन आपकी क्या हालत होती है। तो निद्रा भी होनी चाहिए, प्रॉपर नींद आनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। तो ये 3 उपस्तंभ बताए हैं। ब्रह्मचर्य में बहुत चीजें आती हैं, है ना। उसमें हम मैथुन के बारे में देखेंगे, 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं। ठीक है, तो वो हम चर्चा मैथुन में देखेंगे। निद्रा के भी प्रकार हैं, 7 प्रकार बताए गए हैं, 7 या 8 प्रकार हैं, उसको भी हम देखेंगे डिटेल में। और आहार को तो हम देखेंगे कौन कौन से आहार है। इसके बाद सप्त धातु है, जो देह को धारण करे, इसे कहते हैं देह धारणात् धात्वा। जो देह को धारण करे उसको हम सप्त धातु कहते हैं। सप्त धातु कौन कौन सा है? पहला है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शरीर में याद होनी चाहिए आप लोगों को ये चीजें। रस से ही रक्त का निर्माण होता है, और इसके निर्माण कैसे होता है? अग्नि की क्रिया होती है, उसको हम कहते हैं धाताग्नि, है ना। जब रसाग्नि की क्रिया होती है, रस बनता है। आहार जब आप लेते हो, आहार से रस बना, फिर रक्त से रक्त बना, रक्ताग्नि की क्रिया, फिर मांसाग्नि की क्रिया, मांस बना, फिर मांस पे मेदाग्नि की क्रिया होती है, तो मेद का निर्माण होता है। और मेद पे अस्थि, अस्थाग्नि की क्रिया, अस्थि, मज्जाग्नि, मज्जा, फिर शुक्राग्नि, तो शुक्र का निर्माण होता है। तब जाके देखो कितनी गूढ़ बात है। आप सोचो कि हम ऐसे ही अपने स्पर्म को फालतू की चीजों में वेस्ट कर देते हैं,
इतना प्रोसेस होता है तब जाके ये बनता है, और ये बूंद बनता है। ऐसा नहीं कि धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस है ये, ठीक है। और हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, इसलिए तो कह रहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन होना बहुत जरूरी है। फालतू की चीजों में वेस्ट नहीं करना, जहां जरूरत है वहां पे यूज करना, ठीक है। तो इसीलिए, और ये प्रोसेस होता है तब जाके आपकी जो शुक्र का निर्माण होता है, और जिसका शुक्र संरक्षित रहता है तब जाके ओज का निर्माण होता है। और ओज के भी प्रकार है, वो हम देखेंगे बाद में। ओज, तेज, तब जाके शरीर पे चमक। क्यों कहते हैं साधु और बड़े बड़े जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, उसके चेहरे पे चमक रहती है, ओज रहता है, तेज रहता है। कहीं ना कहीं वो अपने वीर्य को संरक्षित रखते हैं, तब जाके ओज का निर्माण होता है ना। तो इसको समझना बहुत गुड बात है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, पिक्चर से मैं समझाने का प्रयास कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे बताया ना, रस बना, सीरीज में याद रखना है। रस बना, रस से रक्त बना, है ना। रस मतलब यहाँ प्लाज्मा है, प्लाज्मा से पहले भी मैंने उसमें स्लाइड में लिखा हुआ है इंग्लिश से। रक्त बना, होमोग्लोबिन, मेद, मांस, मसल, अस्थि, बोन, मज्जा, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, मज्जा, जो हड्डियों के बीच में जो रहता है ना ब्राउन कलर का, उसको मज्जा कहते हैं। तब जाके शुक्र, और तब जाके ओज का निर्माण होता है। देखो ओज, है ना, ये तेज। और ये ये मेद, मेद का बता दो, मेद क्या कह रहे हैं, टिश्यू बोलते हैं ना। देखो ना, मेद, मेद का मतलब देखो यहाँ इसमें समझो। टिश्यू, आप इसको समझो कैसे, स्किन है ना, जब आप कभी आप देखना कि जैसे स्किन छिल जाती है, गिर जाते हैं, तो कैसे कि येलोइश कलर का मवाद जो है ना ऊपर निकलता है, स्किन के ऊपर आता है। मांस और स्किन के बीच में जो पाया जाता है उसको हम मेद कहते हैं। ओके ठीक सर, है, हाँ। थैंक यू। सर ये एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो सबसे पहले हम कोई आहार लेते हैं, आहार से रस का निर्माण होता है, इसको प्लाज्मा कहते हैं। इसके बाद रक्त का निर्माण हुआ, इसके बाद होता है मेद का निर्माण, है ना, जो स्किन के नीचे पाया जाता है, मसल के जस्ट ऊपर, स्किन के नीचे। इसके बाद मांस का निर्माण होता है, मांस के फिर अस्थि का। अब देखो ना, कोई हड्डी है ऐसा, ठीक है, उसमें ऊपर से एक लेयर मांस का होता है, उसके ऊपर एक लेयर है, उसके ऊपर एक लेयर है स्किन का, ठीक है। तो जो बीच में जो होता है ना, उसको हम मांस के ऊपर और स्किन के जो नीचे होता है उसको मेद कहते हैं। फिर नीचे हड्डी, बोन, और इसके बीच में जो येलोइश कलर का होता है ना, उसको बोन मैरो कहते हैं, मज्जा उसी को कहते हैं, है ना। इसके बाद शुक्र का निर्माण होता है, शुक्र धातु का निर्माण होता है, इसको स्पर्म कह सकते हैं। और महिलाओं में ओवम और मेल में स्पर्म, तब जाके ओज का निर्माण होता है। देखो यहाँ, ठीक है, क्लियर है। जी सर। अरे यार, इसके बाद उपधातु, उपधातु में देखो ये चीजें हैं, स्तन, निपल जिसको कहते हैं, अंडराय, टेंडन जिसको कहते हैं, आर्तव मतलब पीरियड, जो फीमेल में होता है, पीरियड्स उसी वही है, सिराए, वेन्स, फैट, वसा, त्वचा, स्किन, स्नायु, नर्व, ये उपधातु होते हैं। और इसीलिए इसको उपधातु कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है ना धातु से ही होता है। उपधातु का निर्माण किससे होता है, धातु से। लेकिन एक चीज समझना, लेकिन इससे आगे ये किसी और का निर्माण नहीं करता है, समझ रहे हैं, ये क्योंकि ऑलरेडी किसी एक और का और से निर्माण, बना हुआ है ना, क्योंकि ये हाँ, ऑलरेडी इसलिए किसी इसको और से बना है। उपधातु कहते जैसे कि सर मिट्टी से घड़ा बना है, तो घड़े बनने के बाद तो कुछ और नहीं बना सकता ना। हैं। बस बिल्कुल वैसे ही, बहुत सही बोले। तो यही समझ लो कि ये घड़ा है,
इससे और आगे का निर्माण भी नहीं होता, इसलिए इसको उपधातु कहते हैं। लेकिन मिट्टी क्या हो गया, आपका धातु हो गया, ऐसे समझिए, बहुत बढ़िया। अब आता है जठराग्नि, पाचक अग्नि जिसको हम कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके दो भाग होते हैं, एक तो सार भाग, किट भाग, इसको हम प्रसाद भी कहते हैं। ये यूज मटेरियल है, हमारे शरीर में सार भाग वो यूज्ड है, ठीक है। उसी से हमारा पोषण होता है, सार भाग से ही वृद्धि होता है, पोषण होता है सार भाग से। और किट हो गया वेस्ट मटेरियल, जो बाहर की तरफ निकल जाता है। वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है, वेस्ट तो है, लेकिन ये भी शरीर के संवर्धन में काम करता है, आपको बताऊं मैं, ठीक है। वेस्ट अल्कलाइन होते और हुए भी ये सर आप ये सार और किट अल्कलाइन और एसिड वाला तो नहीं बोल रहे आप? ना 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 ना, वो नहीं, वो अलग चीज है, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा मैं। एसिडिक और अल्कलाइन वो फूड होते हैं ना, एक तो तला भुना चीज होता है वो एसिडिक होता है, हाँ, जो प्रकृति और से जो जो होती है वो तला अल्कलाइन होती है, और जो हम लोग बना के खाते हैं उनको एसिड होते हैं। एसिडिक होता है ना। और हमारे बॉडी में, इसी बात पे एक और जानकारी आपको दे दूं, हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट क्या है, 80% अल्कलाइन फूड की है और 20% एसिडिक। लेकिन हम क्या करते हैं, जस्ट रिवर्स करते हैं, ठीक है। चलिए अब विषय पे आते हैं। जठराग्नि का स्थान क्या है, अमास है, पकवास है, जहाँ छोटी आंत और डेडुनम के बीच का जो स्थान है, ये हमारा जठराग्नि का स्थान है। इसकी अवस्थाएं बताइए कौन कौन सा, विश्वाग्नि, तीक्षाग्नि, मंदाग्नि और समाग्नि। ये बस अभी आप समझो, इसका डिटेल हम और कल समझेंगे, इसको धीरे धीरे जैसे चैप्टर बढ़ेगा ना, और हम डिटेल जाएंगे। ओज और मल, ओज की प्रकार है, दो प्रकार बताया गया है, और इसका विशेषता स्थान ओज का कहाँ है, हृदय बताया है। वैसे मैंने अभी इससे पहले भी कहा आपको, ओज पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन विशेष रूप से हृदय में। ओज की प्रकार बताया है, पर और अपर। पर ओज की जो मात्रा होती है ना, 8 बिंदु होती है। देखो इससे पहले मैंने क्या कहा आपको, फिर से कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, शुक्र से ओज का निर्माण होता है, ठीक है। और देखो कितनी मात्रा में निर्माण होता है, और ऐसे ही हम वेस्ट कर देते हैं तो कैसे ही हमारे शरीर पे तेज या ओज आएगा। तो 8 बिंदु का निर्माण होता है, उसको पर ओज कहते हैं। और अपर, ये आधी अंजलि होती है, अंजलि मतलब हाथ, है ना, दोनों हाथ को जब आप जोड़ लेते हैं एक साथ, और उसकी आधी अंजलि अपर ओज होता है। मल होता है पुरीश, श्वेत और पुरीश, श्वेत, मूत्र, ठीक है। ये और भी है, जैसे नाखून होता है, वो भी मल के रूप में आप समझते हैं। मल और पंच महाभूत के बीच का जो संबंध है, वो पुरीश जो होता है वो अग्नि, सॉरी पृथ्वी, पृथ्वी जैसे कि स्टूल होता है ना, वो पृथ्वी तत्व है जो निकलता है। मूत्र, मूत्र में क्या होता है, जल और अग्नि से मिलकर मूत्र का निर्माण होता है। कई बार देखते हैं कि पेशाब में भी जलन निकलता है, वो कैसे होता है, तो अग्नि और जल मिलकर जो मूत्र का निर्माण होता है। और श्वेत पसीना अग्नि तत्व होता है। अभी देखो ना, गर्मी का मौसम आ गया, देखो कितने पसीना निकलता है, अग्नि बढ़ जाती है हमारे शरीर में तब जाके। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो देखिए अग्नि तत्व बढ़ जाता है, उस वक्त पसीना आते हैं। ये चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी। भोजन, भोजन पे जब पाचक अग्नि कार्य करता है, डाइजेस्टिव वर्क करता है ना, एंजाइम, तब जाके हमारा सार भाग बनता है और असार भाग बनता है। और सार भाग ही क्या कहलाता है, धातु, कौन से, सप्त धातु जिसकी हमने चर्चा करी है, वो भाग। और असार भाग क्या हो गया, मल। मल कौन कौन सा, स्वेद, मूत्र और पुरीश। इसके बाद अग्नि के प्रकार हैं, 13 प्रकार के अग्नि बताया गया है। कौन कौन सा, 5 होते हैं भूताग्नि, जैसे कि 5 भूताग्नि हो गया, धाताग्नि जो मैंने इससे पहले भी जो अग्नि की क्रिया हमने बताई थी, है ना, रसाग्नि, मेदाग्नि हो गया, रक्ताग्नि हो गया, है ना, शुक्रा, ये सारे चीज अग्नि, 7 प्रकार के धातु हैं और 7 धाताग्नि और एक जठराग्नि, है ना। और भूताग्नि तो पता ही है आप, है ना, पंच महाभूत से जो है। इसके बाद त्रिदंड, त्रिदंड के बारे में हम समझेंगे कि शरीर त्रिदंड कैसे हो, बैलेंसिंग होता है। आपने
फायर लगाया होगा ठंड के दिनों में, ऐसे बैलेंस करके लगाते हैं ना, ताकि गिरे नहीं। एक भी अगर गिर गया तो अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों मिलके हम शरीर को बैलेंस करते हैं। शरीर, मन और आत्मा मिलके एक एक है शरीर, एक है मन, और तीसरा क्या है? आत्मा। ठीक है, ये तीनों ही बैलेंस करता है, तब जाके स्वस्थ शरीर की हम कामना कर सकते हैं, है ना। ये बैलेंस होता है, इसको हम जानेंगे डिटेल में बाद में। इसके बाद पंच पंचक बताया गया है। पंच पंचक टोटल कितने हैं? 25 हैं। आप देख लो ना, 5 हो गए इंद्रियां, 5 इंद्रिय द्रव्य, इंद्रिय स्थान, इंद्रिय विषय, इंद्रिय बुद्धियां। कान का आकाश होता है, और इंद्रिय स्थान क्या है? दोनों कान। इसके जो विषय हैं वो शब्द, और इंद्रिय बुद्धियां श्रोत्र। श्रोत्र मतलब क्या होता है? सुनने से होता है, श्रोत्र बुद्धि। ऐसे ही बाकी के, इसको भी हम बाद में देखेंगे, पंच पंचक के बारे में समझेंगे। इसके बाद आता है पंच कोश के बारे में समझेंगे। पंच कौन कौन सा है? सबसे पहले अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। देखो, अन्नमय कोश तो बहुत स्थूल पे है, जब हम भोजन करते हैं, ये स्थूल विषय है, स्थूल जिसको हम समझ सकते हैं, अन्नमय। इसके बाद धीरे धीरे और सूक्ष्म पे आते जाता है ना। तो प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये सब क्या है? सारे सूक्ष्म है। सिर्फ अन्नमय कोश क्या है? स्थूल है। तो इसको हम और डिटेल में समझेंगे इसको भी। सृष्टि कर्म, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये एक सीरीज है। सबसे पहले ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा से किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश की, आकाश से वायु की, वायु से पृथ्वी, पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से फिर औषधि का निर्माण हुआ, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य का निर्माण, और वीर्य से क्या हुआ? पुरुष। ये एक सीरीज है, इसको सीरीज में आपको याद करना पड़ेगा, सृष्टि कर्म को। सर ये उपनिषद में भी है, उपनिषद में भी ऐसी है सृष्टि चक्र कर्म। हाँ, उपनिषद कई जगह पे भी है। इसके बाद आता है अष्ट चक्र। मैंने आपको षट चक्र के बारे में भी बताया था ज्ञान संहिता में। सप्त चक्र भी है, और कहीं कहीं 9 चक्र की भी वर्णन है। आयुर्वेद में आपको अष्ट चक्र बताया गया है। इसमें बाकी सारे वही हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा है। कौन? मनस चक्र। ठीक है, बाकी सारे वही। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में समझें। ये बस आप टॉपिक समझ लो कि हमको क्या क्या करना है, बस मैं वही बता रहा हूँ, और थोड़े बहुत मैंने डिटेल भी बता दिया है स्टार्टिंग पे। आयुर्वेदिक द्रव्य हैं, 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं: पार्थिव द्रव्य, जांगव द्रव्य, औषधि द्रव्य। ठीक है, पार्थिव मतलब पेड़ से लिए गए जो द्रव्य हैं, औषधि। जांगम जो जीव जंतुओं से, और औषधि मतलब औषधियों से जो लिए गए हैं द्रव्य, वो हो गया ये औषधीय द्रव्य कहलाते हैं। 3 चीज और समझेंगे। रस, वीर, 5 मिनट और मुझे दे दीजिए बस। रस, वीर्य और विपाक को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रस के बारे में 6 प्रकार के रस होता है: मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त और कसाई। ये 6, इसको हम शॉर्ट में याद रखेंगे, MALKTK। इसको सीरीज में आपको याद करना है, सीरीज में, और इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इस सीरीज में इस तरह से याद रखना। क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखिए, और फिर उसके कोरिलेशन को समझेंगे। रस का पंच महाभूत के संबंध को जानेंगे। डेट्स वाई कि मैंने आपको ये शॉर्ट बताया ऐसी सीरीज में। रस और दोष के संबंध को समझेंगे। रस और धातु के बीच का संबंध क्या होगा उसको समझेंगे, और रस और मल के बीच का संबंध है क्या है वो समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे पूछते हैं, संबंध हो चाहे उसके गुण हो। वीर्य यहाँ पे ना एक औषधि द्रव्य से लिया गया है। वीर्य आप वो नहीं समझेंगे, स्पर्म को नहीं समझेंगे,
वीर्य यहाँ अलग है। वीर्य के आधार पर औषधि द्रव्यों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो उष्ण वीर्य होता है और शीत वीर्य। ठीक है, आपको मैंने इससे पहले भी कहा था कि जैसे कफ प्रवृत्ति के हैं, जैसे कि जिनको कफ हो रखा है या फिर सर्दी जुकाम हो रखा है, तो उस टाइम पे आप कौन से औषधि देंगे उसको, किस प्रकार के औषधि देंगे कि जिसकी उष्णता उसकी उष्ण हो, जिसकी उसका गुण जो है उष्ण हो। तो आप जैसे कि अदरक लेते हैं, है ना, अदरक के कूच के या काढ़ा बना के देते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे किसी को कुछ भी जैसे गर्म चीज हो, बुखार या कुछ भी आ जाए, तो उसको थोड़े से आप ठंडे प्रकृति वाले या फिर सर पे आप क्या करते हैं, पट्टी देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे देते हैं ताकि उसका क्योर हो जाए। ठीक है, तो वो उसके गुण बताया गया, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य, है ना, उसको हम देखेंगे फिर आगे। विपाक बताया गया है, मधुर, अम्ल और कटु को विपाक कहते हैं। ठीक है, विपाक को हम समझेंगे क्या होता है। इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक ये है स्वास्थ्य वृत्त का। स्वास्थ्य वृत्त में तीन चीज को हम देखेंगे, एक तो दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। ऋतुचर्या हमने आपको ग्रंथ संहिता में भी बताया था, सेम चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम समझेंगे कि क्या होता है। तो ये चीजें ओवरऑल हमें पढ़ना है ना। थैंक यू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आएगी कि हमको आखिर आयुर्वेद में क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्लियर है सबको, ये बता दो। सर है कौन सा यूनिट है सर, कौन सा क्या? यूनिट में, कौन सा डाउट है मेरे पास। यूनिट में है? हमारे सिलेबस के कौन से यूनिट में है ये पूछ रहे हैं। 7 यूनिट, 7 अच्छा, स्वास्थ्य एवं योग करके है, 7 यूनिट। 7th में। ओके, थैंक यू। ठीक है, सर एक डाउट है, हाँ। जैसे सर आपने पूछिए। बोला कि जो वात वाला बताया ना, वात पित्त कफ हमारे वो है ना, हम्म। तो जो वात दोष है मतलब वो तीन दोनों में रहता है क्या, कफ और पित्त में दोनों में विद्यमान रहता है? आप बोल रहे थे कि मतलब 80% तो है ही, तो ये दोनों में भी विद्यमान रहता है? थोड़ा ठीक है, एक तो होता है बात की, ठीक है, फर्स्ट। फिर सेकंड होता है किसी का पित्त प्रकृति हो, या तो थर्ड किसी का वात पित्त या फिर कफ प्रकृति का हो, या चौथा होता है वात और पित्त, फिर पित्त और कफ, और छठा क्या, वात और कफ। ठीक है, और सातवां होता है सम प्रकृति, सन्नत प्रकृति कहते हैं, ये योगियों के प्रकृति का है, कहा जाता है, बहुत ही दुर्लभ। ये टोटल 7 होते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर में होते हैं, मतलब किसी की वात प्रकृति हो या किसी का पित्त हो, किसी का कफ हो, या फिर दो बीज प्रकृति का भी होता है। पर कहने का ठीक है, मतलब ये है दोनों ही आपका प्रकृति। कि जो भी जैसे कि किसी बंदे की, किसी भी पर्सन की वात प्रकृति है, तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज हमारा कफ और पित्त का भी होगा। हाँ हाँ, कुछ होगा, लेकिन डोमिनेंट क्या है? मैक्सिमम वात का होगा, डोमिनेंट, मिनिमम मतलब हाँ जैसे कि हाँ 80 है, मतलब 60 लगा लो आप वात का, और 10 5 या 10 पित्त और उसका, ऐसे ही समझ में आया सर मेरे को। हाँ, डोमिनेंट किसका है वो कह रहा हूँ ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी की बात हो ही नहीं, फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, किसी में पित्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। खाना ही डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर तो पित्त भी होना चाहिए, तभी तो पाचक पचेगा फिर कोई ओके चीज। कफ भी होना चाहिए, तभी तो स्निग्ध रहेगा। लेकिन डोमिनेंट कौन सा है उस पे, और दो चीजें होती हैं, बाकी लोग भी समझना। एक तो होता है कि जन्मजात प्रकृति आता है ना, बाय बॉर्न, वो चेंज नहीं होता। और दूसरा होता है क्या, परिस्थिति जन्य प्रकृति, परिस्थिति के अनुसार प्रकृति भी चेंज हो सकता है बाद में जाके, लेकिन मूल प्रकृति किसी का नहीं बदलता।
अगर मैं बाय बॉर्न कफ का हूं या पित्त हूं या दो प्रकृति का हूं तो वो नहीं चेंज होता। हाँ, लेकिन आहार विहार विचार से प्रकृति में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। एज के ठीक है, तो अकॉर्डिंग दो भी प्रकार सर की बदलता है ये? क्या? एज के अकॉर्डिंग भी ये बदलता है क्या? जैसे बचपन में कफ ज्यादा होता है बच्चों को। हाँ हाँ हाँ, एज पे भी रहता है, एज फैक्टर भी रहता है कि बचपन में जो होता है ना कफ डोमिनेंट होता है, और जब युवा अवस्था आता है उस वक्त पित्त अवस्था, आप देखे होंगे ना ज्यादातर युवाओं को बदहजमी या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। लेकिन जैसे ही युवा से हम प्रौढ़ अवस्था में जाते हैं, बूढ़ा अवस्था में जाते हैं, उस टाइम पे वात प्रकृति डोमिनेंट, उसमें ना अर्थराइटिस वाले प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, है ना, गठिया हो, ज्वाइंट पेन, कट कट की आवाज, ये सब क्या होता है, वृद्ध को ज्यादा होता है। तो एज फैक्टर भी है, ठीक है, इससे भी बदलते हैं, कई चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है? और भी कुछ पूछना है? सर नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो जी हाँ सर। जी, हाँ सर जी, मुझे पूछिए। जी जी आज मेरा फर्स्ट क्लास है, लेकिन थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया आज। थोड़ा बहुत स्पीड मुझे मतलब कि मुझे लगा कि बहुत स्पीड हो रहा था पढ़ाई। ये हम बस आज सब टॉपिक को जाने हैं गौरी जी, ठीक है, बाकी लोग ये भी ध्यान, बस टॉपिक को जानना है कि क्या हमें पढ़ना है। बस एक ओवरव्यू दे दिया है पूरे आयुर्वेद का मैंने, बस ओवरव्यू था। अब तो खेल देखिए शुरू सब होगा। सिलेबस पढ़ाते हैं ना, ऐसे पढ़ाया सर ने अभी ना कि आपको ये सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है, डिटेल बाद में पढ़ाएंगे सर। अच्छा अच्छा, अभी तो तो मैंने मुझे बस लगा कि टेलर था, ये टेलर जैसे मूवी की टेलर आती है ना, वो मैंने आज टीजर किया। ओके सर। और थोड़ा सा ना वन रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी अगर कुछ ऐड करेंगे तो मतलब कि ज्यादा समझने में, थोड़ा पॉइंट आउट करने में थोड़ा इजी होगा। Definitely, I will do that. Don't worry. Okay. ओके सर, थैंक यू सर। When you get the problem, let me know immediately. Okay. Okay. So सर ये जो आपने आज पढ़ाया है जिस पीडीएफ से, वो आप कब शेयर करेंगे ग्रुप में? ये मैं भेज दूंगा, ये पीडीएफ भेज दूंगा मैं ग्रुप में। तो साथ के आज साथ भेज नोट्स दूंगा। बना देंगे ना, इसलिए कह रहे हैं। ये बस शॉर्ट था, इसके बाद मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगा। जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वो नोट्स में पीडीएफ धीरे धीरे शेयर करते जाऊंगा। लेकिन आज का जो पढ़ाया हुआ पीडीएफ वो मैं भेज दूंगा, उसमें से कई सारी चीजें निकल के आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी सर, आज ही भेज सेंड कर दूंगा। दीजिएगा। ठीक है, और भी कुछ पूछना है? एक